अच्छा, जो किडनी का था, इसमें किडनी में हमारे पास सर जो फ्लैंक होता है किडनी में, उसको फ्लैंक से मुराद बैक साइड होती है ना? साइड को कहते हैं फ्लैंक, जब भी उनकी डिवीजन से नाइन उसमें ये फ्लैंक्स होते हैं ना। लंबर रीजन के बिल्कुल पीछे लंबा 180 रीजन को ही फ्लैंक कहते हैं। अच्छा, लंबर रीजन को ही फ्लैंक कहते हैं, ठीक है। तो उसमें इशू आ रहा था। और जो राइट किडनी थी, राइट किडनी के ऊपर सर जो उसकी जो अपर पोल होता है उसके ऊपर हमारे पास 12th रिब लग रही होती है ना, राइट किडनी के ऊपर। और जो लेफ्ट किडनी थी उसके ऊपर दोनों हमारे, पे 11th 12th रिब्स होती हैं। लेकिन सर वो बुक में लिखा हुआ था कि जो राइट किडनी होती है उसके ऊपर राइट लोब ऑफ द लिवर बहुत बड़ा होता है, जिसकी वजह से प्रेस डाउन हो जाती है, और इसीलिए उसके ऊपर सिर्फ 12th रिब होती है, जबकि जो लिवर का दूसरा पोल होता है। ये एक्सपिरेशन में चेंज होता है, एक्सपिरेशन में चली जाती है किडनी वाले में। सही। और वो कह रहे थे इंस्पायरेशन में भी वो एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन में भी जो राइट होता है वो फील हो जाती है, आई थिंक सो, इस तरह कुछ कहा। मुश्किल होती है फील करने की, गवर्नमेंट टेक्निक होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं उससे फील हो। ठीक। इलाज हो तो पता चलता है। और इसके वो 10 5 2.5 ऐसे होगा ना कि इसकी जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, और -5 कर दे तो इसकी जो विड्थ है वो 5 सेंटीमीटर है। जो इसकी जो विड्थ है मतलब इस तरह लंबाई, और जिसकी थिकनेस है 2.5 अगर और कम कर दे तो 2.5 सेंटीमीटर है। 10 5 2.5 हो गया। और ये डायगनल बड़ी होती है, नीचे वाले पोल्स बाहर होते हैं, और बाहर होते हैं, ऊपर वाले थोड़े से अंदर होते हैं। और हाइलम में सर ये बताया था कि एंटीरियरली इसका जो था, कि उन्होंने कहा था अगर ये हमसे पूछे कि एंटीरियर है या पोस्टीरियर है, तो उन्होंने कहा था कि एंटीरियरली इसकी रीनल वेन है, पीछे रीनल आर्टरी है, और सबसे पोस्टीरियरली यूरेटर है। तो ऐसे ही बताएंगे इसके फिर रिलेशन ऐसे ही सबसे बताएंगे। एंटीरियरली रीनल वेन वो कह रहे थे नीचे से आगे आ रही है, वेन होती है, आर्टरी होती है। रीनल वेन ही लिखवाया, वही मैंने लिखा, उसके पीछे रीनल आर्टरी, और फिर उसके बाद सबसे एंड पे हमारे पास कुछ जगहों पे वेन लिखा हुआ है सबसे एंटीरियर, कुछ जगहों पे आर्टरी लिखा है, थोड़ी बहुत डिस्क्रिपेंसी चलती रहती है। अच्छा, लेकिन तो जिधर से पढ़ो बस वो याद लेकिन हमने वही देखना ना कि यूरेटर जो सबसे पीछे पड़ा है वो पोस्टीरियर है, या पेल्विस भी कह सकते हैं। मैडम ने कहा था पेल्विस, पेल्विस इस एरिया को कहेंगे सर, उन्होंने इस एरिया को कहा था बिलो द यूरेटर, पेल्विस जहाँ से ड्रेनिंग होती है, पेल्विस। हाँ मुझे भी यही, लेकिन थोड़ा सा इधर मेंशन था इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ था। ये तो नहीं कहेंगे ना यूरेटर के नीचे, या नहीं? यूरेटर के यूरेटर पेल्विस ये नहीं बनता। अच्छा चले, देख लेना ठीक है। लेटर में। तो ये इसकी डायरेक्शन भी हो गई। और उसके बाद फिर बताया था आउटर मोस्ट जो था, फिर कैप्सूल है, फिर हमारे पास कॉर्टेक्स है, मेडुला और पेल्विस। तो मेडुला के आगे उन्होंने कहा था कि जो रीनल पैरामिड्स हैं उनके जो एपेक्स पॉइंट है उसको रीनल पेपिला कहा था। फिर उससे आगे वो ओपन होता है माइनर कैलिक्स में, फिर 2 मेजर कैलिक्स, और फिर वो एंड पे जाके रीनल पेल्विस एरिया में ओपन होता है। सर रीनल पेल्विस एरिया और रीनल साइनस, तो साइनस हम वो कहेंगे ना जो माइनस सारे जहाँ पेल्विस पड़ते हैं, जहाँ माइनर कैलिक्स ओपन होते हैं, वो पूरा जो एक हॉलो स्ट्रक्चर जो बनता है उसको हम कहेंगे तो ना। ये मेरे ख्याल है वो एपेक्स बनता है जहाँ पे ओपन करते हैं। Yes. और ये वाला एरिया जो रीनल होता है। अच्छा, इस pelvis। पेंसिल से होकर पॉइंट हो जाए ये वाला एरिया। ये जो सारा एरिया, ये सारा पेल्विस है। और अगर साइनस की बात हो, रीनल साइनस, तो ये सारा एरिया साइनस है। अच्छा ठीक है, समझ गया। तो ये दोनों में थोड़ा डिफरेंस था। और अच्छा ये भी मैम ने इधर बताया था कि हाइलम दरवाजे को कहते हैं, और रीनल साइनस दरवाजे के पीछे सारी जो होती है कैविटी उसको कहेंगे। ये दरवाजा बन गया ना यहाँ से। अच्छा, enter हो रहे हो, ये जी, जी इसकी सारी जो कैविटी है। समझ गया सर। और फिर उसके बाद मेडुलरी रेज जो होती हैं वो मेडुला से जो आउटवर्ड एक्सटेंड होती हैं कुछ लाइनिंग्स कॉर्टेक्स के एरिया में, उसको यहाँ बना हुआ है। अच्छा ये बना हुआ है, ठीक। इधर किधर बनी होंगी सर ये? रेस जो नजर आ रही है मेडुला से ऊपर हल्की हल्की जो लाइनें निकल रही हैं, ठीक है। और एक पैरामिड के दोनों पैरामिड्स के दरम्यान में एक कॉलम स्ट्रक्चर होता है, उसको रीनल कॉलम कहते हैं ना। दोनों पिरामिड्स के दरमियान ये होगा। हाँ, तो ये रीनल कॉलम, तो एक रीनल पैरामिड, 2 कॉलम्स और एक मेडुलरी रेज, इन पूरे को 1 लोब ऑफ द किडनी कह देंगे। अच्छा ठीक है। इस तरह ही है ना, 1 लोब ऑफ द मैं वो किडनी। हिस्टोलॉजिकल अच्छा वो हिस्टोलॉजिकल आ गया, इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं मैंने इतना किया detail। ठीक। और इसके रिलेशन में राइट में सुपरा रीनल दोनों पे आ जाएगा, और राइट वाले में 12th रिब, इसमें 11 12 दोनों, और राइट पे फिर हेपेटिक एरिया ज़्यादा आएगा, और फिर उसके बाद राइट कोलिक फ्रैक्चर आएगा, फिर जेजिनम कॉइल्स का फ्रैक्चर आएगा, और लेकिन इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट ये कि ड्यूडिनम का भी सेकंड पार्ट का फ्रैक्चर आएगा, और इस तरफ गैस्ट्रिक एरिया सबसे ऊपर आएगा, फिर पेनक्रियास, और फिर आपने बताया था गैस्ट्रिक से बाहर जो निकलते हैं वो स्प्लीन भी है, उसके बाद नीचे जेजिनम और लेफ्ट कोलिक फ्रैक्चर। और अगर ये इन्फीरियर वेना केवा है तो इन्फीरियर वेना केवा का एरिया ज़्यादा बिग है और ये कम है, तो उन्होंने कहा था इसी वजह से हम ट्रांसप्लांट लेफ्ट किडनी को करते हैं। इसका क्या लिंक है? हाँ, ये उन्होंने बताया था कि लेफ्ट किडनी से इसलिए ट्रांसप्लांट करते ताकि ये फिर जल्दी बंद हो जाए, ज़्यादा मार्जिन मिल जाए, इस पॉइंट से उन्होंने कुछ कहा था।
कि आपको ज़्यादा आर्टरी ज़्यादा वेन मिल जाती है ना। अच्छा, लेकिन अगर सर वो पॉइंट अगर अभी देखे, अभी मैंने आप जब देखे ये वाला, तो आपने भी वो वाला पॉइंट कहा था, तो ओर्टा और इसके दौरान में डिस्टेंस ज़्यादा हो गया ना और इधर कम हो गया, तो लेफ़्ट किडनी वाली जो बात है कि लेफ़्ट किडनी ट्रांसप्लांट इसलिए करते हैं क्योंकि ये वेनर वाला एरिया ज़्यादा होता है, तो उधर तो ओर्टा वाला एरिया भी ज़्यादा हो गया। हाँ, लेकिन इसमें वेन वाले एरिया से तो प्रेफर करते होंगे कि वेन ज़्यादा मिल जाए। अच्छा, समझ गया, ठीक। और फिर उसके बाद पोस्टीरियर रिलेशंस में 4 मसल्स आ गए, सॉस मेजर, क्वाड्रेटस लंबोरम, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस एंड इलियाकस, नहीं ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, डायफ्राम, ठीक है सर। और कॉस्ट्रो डायफ्रामेटिक रिसेस की इंपॉर्टेंस ये बताई थी कि जिसका आपने दूसरा नाम मॉरिसन पाउच भी बताया ना, उसका ये बताई थी कि ये 12th रिब अगर छोटी हो या, हाँ वो उन्होंने ये बताया थी सर्जिकली अगर 12th रिब छोटी हो या एब्सेंट हो तो सर्जरी के दौरान बंदा रिब्स तलाश करते हुए अगर रिसेस में एंटर हो जाए तो वो इन्फेक्शन फैल जाती है। वो और ज़्यादा ही होता है कि इधर सबसे पहले फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है जब भी ये वो बनता है ना। ये आपने वो दिखाया भी था एरिया, वो वही वाला है ना, वो जो मोस्ट डिपेंडेंट एरिया होते हैं, तो अगर स्पाइन पोजीशन में बंदा लेटा हो। सबसे पहले फ्लूइड यहाँ कलेक्ट होता है। और दूसरा ये कहा था कि सर्जरी में अगर सर्जन इस पॉइंट पे पहुंच जाए रिब तलाश करते हुए तो इन्फेक्शन फैल जाता है, वो वाला पॉइंट। अच्छा, ठीक। और एक इन्होंने ये एंगल बताया था कि उन्होंने कहा था एक स्पाइनल कॉर्ड है, नहीं वर्टिबल कॉलम है, ये किडनी है, और वर्टिबल कॉलम के साथ उन्होंने कहा था एरेक्टर स्पाइनी मसल होता है, पीछे स्पाइन मसल होता है, एरेक्टर स्पाइनी मसल होता है। तो उन्होंने कहा था 12th रिब और एरेक्टर स्पाइनी मसल के दरमियान में एक एंगल बनता है जिसको रीनल एंगल कहते हैं या कोस्टो वर्टिबल एंगल कहते हैं। और ये उन्होंने कहा था कि ये एरिया होता है मैक्सिमम टेंडरनेस का, तो उस पर उन्होंने कहा था रीनल एंगल या कोस्टो वर्टिबल एंगल जो होता है ये एरिया ऑफ मैक्सिमम टेंडरनेस पेन होता है, और किडनीज की पैथोलॉजी में इसको अगर प्रेस करें तो बहुत पेन फील होता है। तो ये एंगल बॉडी के ऊपर हमें कहाँ शो होगा, ये वाला ये जो है पीछे जहाँ पे स्पाइन और वर्टेब्रा मिल रही है, स्पाइन और सॉरी रिब, स्पाइन और रिब, 12th रिब। पीछे 12th रिब। अच्छा, 12th रिब का जो बैक साइड से हमने देखना है, बैक साइड से वैसे फॉलो अप कैसे करेंगे, वो आगे से तो हमें बताया था ये जो पीछे रिब फील हो जाएगी, इधर से तो हम गिन के नीचे जाते हैं ना, पीछे से कैसे करेंगे? नीचे से जो पहली, अच्छा, नीचे से जो फील होगी 12th, तो उसी 12th रिब के बिल्कुल नीचे फील होगा पैथोलॉजी। यू 12th रिब जा रही होगी, यस, यू पीछे को स्पाइन, स्पाइन है, फिर दरमियान में एरिया बनता है ये, समझ गया, वो ट्रेस आउट हो जाएगा, ठीक है। ये 12th रिब और स्पाइन और पीछे से दिमाग वाला एरिया, ठीक है। मैं और किसी भी किडनी की पैथोलॉजी में ये एरिया में मैक्सिमम पेन होगी ना सर? इस किडनी का मसला। और दूसरा फिर अच्छा ठीक है, फिर कवरिंग्स में फिर एक कैप्सूल आ गया, पेरिनल फैट आ गया, रीनल फेशिया आ गया और पैरा रीनल फैट आ गया। तो पेरी रीनल फैट में ये इंपॉर्टेंस को ये बताई थी कि अगर एक पर्सन जो है मैक्सिमम एक बहुत रैपिडली वेट लॉस करता है तो जो उसका पैरा रीनल फैट है वो बहुत कम हो जाता है, इस हद तक कि फ्लोटिंग किडनी हो जाती है, जिसको कहते हैं नेफ्रेप्टोसिस, फ्लोटिंग किडनी, जिससे वो क्योंकि यही 4 चीज़ उसको सपोर्ट कर रही होती हैं तो यही फैट कम हो जाता है तो वो किडनी लटकने लग जाती है। तो ये वाला भी इंपॉर्टेंस बताई थी। और एक और ये चीज़ बताई थी कि रीनल फेशिया में एंटीरियर लेयर होती है, पोस्टीरियर लेयर होती है, और ये जो ऊपर जाके होता है रीनल फेशिया, ये इधर सारी लेयर्स को कंबाइन कर लेता है और सुप्रा रीनल को अलग से खुद से कवर करता है। तो उसके साथ फिर उन्होंने ये बात लिंक की थी कि ये बुक में भी शायद लिखी थी कि अगर किडनी को रिमूव भी कर दें तो सुप्रा रीनल ग्लैंड मूव नहीं होता। तो ये क्यों मूव नहीं होता, इसकी रीज़न वो यही है कि अपनी फेशिया कवरिंग है ना, नहीं अपनी तो नहीं है, अपनी नहीं है, दरमियान में सेपरेशन हो जाता है, दरमियान में वो जो सारी लेयर्स को कंबाइन करके सेपरेशन करता है, इस वजह से फिर सुप्रारीनल ग्लैंड मूव नहीं होता अगर हम किडनी निकाल भी दें। और फिर उन्होंने ये कहा था कि नीचे से ये जो रीनल फेशिया है ये एंटीरियरली इलियक फोसा के साथ जाके इलियक फोसा के फैट के साथ जाके कंबाइन हो जाता है, और पोस्टीरियरली फेशिया जो होता है ये फेशिया इलिया के से इलियक फोसा से आगे कंबाइन होता है, पोस्टीरियरली भी इलियक से मर्ज हो जाता है और नीचे से ये एरिया ओपन रह जाता है, ये वाला एरिया। और फिर ये कहा था कि लैटरली ये ट्रांसवर्स एब्डोमिनस के फेशिया से कंबाइन हो जाता है, मीडियली आगे की तरफ ये एयोर्टा और आईवीसी इंफीरियर वेना केवा के फेशिया से मर्ज हो जाता है, और पोस्टीरियरली किडनी के पोस्टीरियरली सॉस एंड क्वाड्रेटस लंबोरम के फेशिया से मर्ज हो जाता है। ऐसे ही है ना सर? अच्छा, और इधर जो बात हो रही थी एंटीरियर, और वो तो अच्छा वो किडनी का पोस्टीरियर थे, दूसरा है अच्छा ये एंटीरियर, ठीक। और सर ये था कि पैरारीनल फैट में उन्होंने बताया था कि ये कुशन होता है इन पैरावर्टिबल गटर्स। कैसे होता है कुशन, ये वाला पॉइंट? फैट कुशन के तौर पे ऐड करते हैं, पैरारीनल आउटर मोस्ट होता है ना, कुशन के तौर पे
और इन पैरावर्टिबल गटर्स, तो आपने तो वो डायग्राम में बताया था, वर्टिकल गटर में पड़ी है। वो और तो आपने कहा था कि वो मसल्स पड़े होते हैं पैरावर्टिबल गटर्स में। हाँ, तो मसल के ऊपर किडनी पड़ी है ना, मसल और किडनी के दरमियान ये फैट होता है। अच्छा एक तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, और ये वाला जो खाली हिस्सा था सेप्टम पॉइंट था, ठीक है ये। और फिर सर इसमें ये कहा था कि आर्टरीज में उन्होंने कहा था कि इसकी 6 डिवीजन थी, सेगमेंट, लोबर, इंटरलोबर, आर्कुएट, इंटरलोबुलर और एफरेट ग्लोमेरुलर। और ये कहा था कि रीनल आर्टरी की 2 डिवीजन होती हैं, एंटीरियर बड़ी डिवीजन होती है, एक पोस्टीरियर। एंटीरियर डिवीजन जो होती है वो आगे एपिकल में देती है, एंड आगे से एंटीरियर सुपीरियर, एंटीरियर इंफीरियर और इंफीरियर, और पीछे से ये सिर्फ इस रीजन पोस्टीरियर सेगमेंट में देती है। जो ऊपर वाला एरिया ये एपिकल में ही आ जाता है और पीछे वाला भी इंफीरियर में आ जाता है। और ये बताया था कि एनास्टोमोसिस इनकी आर्टरीज के दौरान बिल्कुल भी नहीं होती, तो ये जिस रीजन में जाती है वो एक सेपरेट सेगमेंट या लोब्यूल बनने लग जाता है। और अगर कोई आर्टरी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है तो फिर वो पूरा नेक्रोसिस हो जाता है। लेकिन फिर उन्होंने कहा था कि ये जो एनास्टोमोसिस सिर्फ रीनल आर्टरीज में नहीं होता, लेकिन रीनल वेन्स में होता है, रीनल वेन्स में होता है। तो अगर रीनल वेन्स अगर हमारी ये ख़राब भी हो जाए तो फिर भी पूरी किडनी उसको रिवाइव रख सकती है। ठीक। और सर रीनल वेन के कहा था कि इसकी कोई भी ट्राइब्यूटरीज राइट रीनल वेन की कोई भी ट्राइब्यूटरीज नहीं होती, और लेफ्ट के उन्होंने कहा था इसकी 4 ट्राइब्यूटरीज होती हैं। पहली लेफ्ट एड्रीनल से आ रही होती है इधर, लेफ्ट गोनेडल, लेफ्ट लंबर और लेफ्ट इंफीरियर फेरेनिक, और ये यही है ना 4। और फिर ये जो लेफ्ट रीनल वेन है ये इन 4 से लेने के बाद डायरेक्ट इंफीरियर वेना केवा में ड्रेन हो जाती है। लेकिन सर जो राइट वीनल वेन है उसमें कोई आती नहीं है, तो वो किस तरह डायरेक्ट? चारों आर्टरीज है डायरेक्ट इंफीरियर वेना केवा में जाती है। नहीं, ये सिर्फ राइट जाएगी ना, ये जो 4 है ये तो लेफ्ट से लग के अंदर जा रही है। हाँ, राइट साइड पे चारों डायरेक्ट। अच्छा, राइट साइड पे ये जो 4 है गोनेडल, लंबर और इंफीरियर फेरेनिक और एड्रीनल, ये डायरेक्ट लगेंगी, लेकिन लेफ्ट के केस में ये लेफ्ट रीनल वेन से मिल के फिर आगे जाती हैं। और एक और बताया था कि उन्होंने कहा था कि इस पेशेंट को नोज़िया और वॉमिटिंग क्यों होती है, तो उन्होंने कहा था कि सिंपैथेटिक नर्व जो होती हैं वो फॉलो करती हैं क्रेनियल पाथवे को भी या वेगस पाथवे को भी, आर्टरीज वाले पाथवे को भी, तो वो इलिसिट कर देती हैं वेगस पाथवे को। एक साइड इस तरह कुछ बताया था, उन्होंने कहा था जब वो वेगस पाथवे को इलिसिट कर देती है तो वो स्फिंक्टर्स को भी कंट्रोल करती है जीआईटी में, तो वो उधर से ही फिर इफ्लक्स शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से नोज़िया वॉमिटिंग टाइप फीलिंग आती है। अच्छा, ये ऐसी तो ये भी मुझे थोड़ा सही है। अच्छा, उसके बाद फिर इन्होंने रिले स्टेशंस बताए थे कि 3 ही रिले स्टेशंस हो सकते हैं। एक सिंपैथेटिक ट्रंक का बताया था, और एक कह रही थी मैम कि एयोर्टा के ऊपर सीलियक ट्रंक, या एक और रीजन उन्होंने बताया था कि सीलियक गैंग्लियन, मेजेंटेरिक या रीनल गैंग्लियन, ये सेकंड ये रीजन वाइज उन्होंने कहा था। और सबसे ऊपर सीलियक गैंग्लियन होता है, उसके नीचे मेजेंटेरिक गैंग्लियन होता है, सुपीरियर पे इंफीरियर, और ये आपस में भी कम्युनिकेट करते हैं। अच्छा, सीलियक गैंग्लियन, मेजेंटेरिक गैंग्लियन, सारे अच्छा आपस में ठीक है। और जो तीसरा रिले स्टेशन है वो रीनल मेडुला है, उन्होंने कहा था ये टर्मिनल रिले स्टेशन है। यहाँ पे डायरेक्ट सिंपैथेटिक्स जाते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट उसमें ओपन कर देते हैं। ठीक हो गया। और वाइट रिमाइक कम्यूटेंट्स के वाले से उन्होंने बताया था कि ये माइलिन शीट के साथ प्री गैंग्लियोनिक होते हैं, उनके 3 रूट्स होते हैं, या तो ये ऊपर सर्वाइकल में चले जाते हैं, नीचे पेल्विक में चले जाते हैं, या ये मिडिल पाथवे को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, इस तरह बताया था। और बस इसमें तो यही था, और इसके ऊपर या सर इसके ऊपर यही था, और इस पर ये तो सारा कवर हो गया था। उसके बाद किडनी का लेवल जो है वो T12 से L3 के दरमियान में है ना, T12 से L3 के दरमियान में, और जो हाइला में इसका L2 के लेवल पे है। और ये जो पेशेंट था ये 16 ईयर का मेल पेशेंट था, और इसको इंजरी हुई थी फ्लैंक में, और इसको जो ब्रूजिंग भी हुई थी वो राइट फ्लैंक में हुई थी। फ्लैंक से मुराद लेग नहीं, सॉरी लेग तो उसने बताया था, फ्लैंक से मुराद लंबर रीजन। और इसको हेमाचूरिया भी था, और हेमाचूरिया का आपने कहा था माइक्रो होता है या मैक्रो होता है। माइक्रो जो होता है वो टेस्ट से पता लग जाता है, कैंसर के केसेस में होता है, और जो मैक्रो होता है वो रेड यपिंग के इंजरी से केस ज़्यादा लिंक होता है। तो आपने इसके साथ एक वर्ड बोला था ग्रॉस से रिलेटेड, वो क्या है? ग्रॉस मैक्रोस्कोपिक को ग्रॉस हेमाचूरिया भी कहते हैं। मैक्रोस्कोपिक को ग्रॉस हेमाचूरिया क्यों कहते हैं? ग्रॉस एनाटमी होती है। अच्छा, असल में ग्रॉस का क्या लिटरल मीनिंग है? ग्रॉस का मैक्रोस्कोपिक मतलब। अच्छा, वो ग्रॉस बिग ऑर्गन्स। अच्छा, और इसके बाद तो फिर यही था पैरावर्टिबल गटर्स, रेट्रो, हाँ ठीक है, रेट्रोपेरिटोनियल आगे से बस कवर करता है, ठीक। और सर ये रेट्रोपेरिटोनियल है ना ऑर्गन, तो ये सिर्फ एंटीरियरली पेरिटोनियम इसको कवर करती है, बस एंटीरियरली कवर करेगी।
और रिलेशंस में तो आपने यही बताया था कि जो सुप्रारीनल ग्लैंड है वो तो दोनों तरफ से राइट और लेफ्ट को कवर करेगा, और लेफ्ट स्टमक भी आ जाएगा, और थोड़ा लेफ्ट पे जाके स्प्लीन भी आ जाएगी, और पेनक्रियास भी आ जाएगा, और उसके बाद आपने बताया था कि और उसके बाद जेजेनम के कॉइल आ जाएंगे, लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर आ जाएगा, और राइट में आपने बताया था हेपेटिक एरिया लिवर का आ जाएगा, और राइट कोलिक फ्लेक्सर आ जाएगा, साइड सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम जेजेनम कॉइल और मोरिसन पाउच जिसको डायफ्राग्मेटिक रिसेस कहते हैं, वो भी सिर्फ राइट के अंदर लाई करता है, राइट, लेफ्ट के लिवर के साथ होता है ना। अच्छा, लिवर के साथ होता है। जहाँ लिवर का राइट लोब एंड होता है उसके आगे फैट्स होते हैं, और उसके आगे थोड़ा सा एरिया होता है, फिर उसके आगे किडनी शुरू होती है, इधर बिल्कुल यहाँ पे करके बनता है। किडनी और फैट्स के यूँ किडनी के ऊपर वाली कवरिंग है, यूँ जाती है, और यूँ Yes. करके फोल्ड करके लिवर के ऊपर जाती है, तो यहाँ पे जो पाउच बनता है उसे कहते हैं। सही, और वो सिर्फ राइट पे बनता है क्योंकि उसका लोब बड़ा है, और यही पॉइंट था। और सर आपने वो जो नट क्रैकर सिंड्रोम बोला था वो मुझे थोड़ा समझ नहीं आया, वो क्या था? एओर्टा के आगे से लेफ्ट रीनल वेन गुजरती है आयोटा के आगे से करके, हाँ, और उसके ऊपर से सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी गुजरती वो आपने दिखाया भी था उसके ऊपर से। है। यूँ करके कभी कभी ये लार्ज होकर कंप्रेस हो जाती है, ये कंप्रेस क्यों होगी? क्योंकि लार्ज हो जाती है। इनलार्ज किस केस में? मल्टीपल रीजंस, अगर ब्लड प्रेशर भी हो या नहीं? मल्टीपल रीजंस। अच्छा ठीक हो, उससे आर्टरी डायलेट। आगे सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी बताइए और पीछे आपने आयोटा बताइए। तो जब ये कंप्रेस होती है तो जो सारी ट्रिब्यूटरीज इसमें ड्रेन करी थी वो स्वेल अप कर जाती है। और ये कौन सी होती है? राइट? ये होती है लेफ्ट, कि लेफ्ट गुजरती तो लेफ्ट अगर में मसला, अगर लेफ्ट ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है तो उसके पीछे चारों आर्टरीज है, गोनैड और वो सारी जो आ रही थी वो भी ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएंगी, तो वो वाले ऑर्गन्स भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। ठीक हो गया। और सर आपने इसमें बताया था कि L1 से L2 सुपीरियर मेसेंटेरिक, वो आपने लेवल बताया था कि वो पास वो जो ऊपर से कर रही है L1 से L2। ठीक। और इसमें आपने बताया था कि 1 2 3 4 इसका मेमोनिक है कि 1 इसकी आर्टरी है, 2 इसकी बोन्स हैं, 1 आर्टरी इसकी आपने बताई थी सबकोस्टल आर्टरी, और पोस्टीरियर रिलेशन। पोस्टीरियर रिलेशंस में आपने बताया था सबकोस्टल 1 2 3 4 पूरा मेमोनिक है पोस्टीरियर रिलेशंस के लिए ना। 1 होगी आर्टरीज की सबकोस्टल आर्टरी होगी, और 2 इसकी बोन्स होगी, एक दोनों रिब्स हो गई, अच्छा, और 3 इसकी नर्व्स हो गई, और इलियो इंग्वाइनल, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक, और तीसरी सबकोस्टल, और जो 4 मसल थे कॉर्डेटस लंबोरम, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, डायफ्राम और सॉस। ठीक। और तो सर आपने एक और बोला था कि जो राइट सुप्रारीनल है और राइट गोनेडल है वो ड्रेन होती है आईवीसी में, वो तो चलो वो भी पॉइंट। फिर आपने वेरिकोज से उसके बाद आपने वेरिकोज वे वाला कोई पॉइंट बोला था। डायलेट करती है, जो गोनेडल करती है उसे वो कहते हैं वेरिकोसील कहते हैं। अगर लेफ्ट वाली कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, जैसे उस केस में हो रही थी नट क्रैकर सिंड्रोम में, तो अगर लेफ्ट वाली कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए तो गोनेडल आर्टरी जो है वो वेन गोनेडल वेन डायलेट करती गोनेडल वेन कहाँ से आ रही थी सर? है, नीचे गोनेड से गोनेड से आ रही थी, तो वो डायलेट कर जाएंगे, तो गोनेड्स हमारे स्वेल हो जाएंगे अगर उस केस में, गोनेड तो स्वेल होंगे, लेकिन जो वो उसकी वेन है वो डायलेट करती वो गोनेड्स के ऊपर शो होने लग जाएंगे, जैसे मतलब वेन्स शो होने लगे जैसे कैपिट मेडुसा में होता है एब्डोमेन में, तो उस कंडीशन में अगर गोनेड्स के ऊपर वेन शो हो रही है इसको हम वेरिकोज कह देंगे, है, वेरिकोसील। वेरिकोसीन। ठीक हो गया। और सर इसका जो रेफर्ड पेन है वो आपने कहा था ग्रॉइन में कभी कभार हो सकता है, लेकिन ग्रॉइन में यूरेटर का मेन होता है, बाकी इसका फ्लैंक और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल होता है। लेकिन इसकी रिलेशन आपने क्या बताया था कि इन दोनों में क्यों होता है फ्लैंक और एंटीरियर? यहाँ किडनी पड़े ना, फिजिकली फ्लैंक में पड़े ना किडनी, और बैक में होता है, फ्लैंक में होता है, इधर करके होता है इस एरिया में जहाँ किडनी पड़े। लेकिन एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में किस तरह आ रहा है? क्योंकि पूरा बैंड बनता है ना T10 का, हाँ, आगे से शुरू होकर पीछे तक जाता है, तो सारे में कहीं भी हो सकता है। और फंक्शन आपने इसके बताए थे होम्योस्टेसिस, विटामिन डी, एसिड बेस की, और इलेक्ट्रोलाइट और डिटॉक्सिफिकेशन, और एक और बस यही 2 फंक्शन है। इसका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है, हाइपरटेंशन, वो ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, विटामिन डी सिंथेसिस होता है, एरिथ्रोपोइटिन सिंथेसिस होता है, ठीक हो इसके अलावा एसिड बेस बैलेंस होता है। ठीक हो।